माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिफ और आपके लिए लेके आए नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जनरल पैथोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल पैथोलॉजी यूनिट 1। ये BSc MLT फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। BSc MLT फर्स्ट सब्जेक्ट यानी बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो हमारा कोर्स होता है उसका। ठीक है, BSc MLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन। तो ये जो कोर्सेज है इसका ये सब्जेक्ट है जनरल पैथोलॉजी। स्टार्ट करने वाले में यूनिट 1। तो आज हम लोग इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाकी की चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम इसका सबसे पहले कि जनरल पैथोलॉजी के अंदर हमें क्या इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैथोलॉजी है वो होती क्या है। तो पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ फोकसिंग ऑन देयर नेचर, कॉज, डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये कि जो हमारी पैथोलॉजी होती है इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, डिजीज़ की। या कोई बीमारी है या कोई डिसऑर्डर है तो उसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कहलाती है पैथोलॉजी। तो उसमें फोकस हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बीमारी है, जो भी डिजीज़ है, मान लो किसी को टाइफाइड हो गया किसी को, या सपोज़ करो मलेरिया हो गया, या कोई भी ई से लेके जेड तक कोई भी बीमारी होकर कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर हो गया तो उसका नेचर क्या है, किस नेचर की है वो, कॉज किस कारण से वो फैली है, किस कारण से वो हुई है, वो किस तरीके से डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर यानी कि उसकी लाइफ साइकिल वगैरह, एंड कॉन्सिक्वेंसेस और उसके होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं बॉडी के अंदर या क्या समस्याएं क्रिएट होती हैं, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, हम लोग पैथोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, डिजीज़ की। फोकस किस पे कर रहे हैं, डिजीज़ के नेचर पे, उसके कारण, और जो उसके फैलने के डेवलप होने की जो भी प्रोसीजर होता है वो देखते हैं हम लोग। और उसके डेवलप होने से जो बॉडी के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं या दिक्कतें आती हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ये सब किस में पढ़ते हैं हम लोग, पैथोलॉजी में। ठीक है, तो पैथोलॉजी ब्रिजेस बेसिक साइंस एंड क्लिनिकल साइंस या प्रैक्टिसेस। ये कह सकते हैं कि जो पैथोलॉजी है वो क्या है, एक तरीके से ब्रिज है। ब्रिज मतलब किस चीज़ को जोड़ता है ये जोड़ता है आपका बेसिक साइंस को, बेसिक साइंस। ठीक है, और किसको जोड़ता है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। इन दोनों के बीच का क्या है, ये ब्रिज है जो दो अलग अलग सिस्टम को, दो अलग अलग पार्ट को एक दूसरे से लिंक करता है। प्रोवाइडिंग ए फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज अफेक्ट द बॉडी। और ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है कि जो डिजीज़ होती है बॉडी के ना किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, उसको समझने का एक तरीका समझाता है ये पैथोलॉजी। ठीक है, एंड इन्फॉर्मिंग डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक स्ट्रेटजीज। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग कि जिस तरीके से कोई टाइफाइड वगैरह हो रहा है, मान लो बैक्टीरिया से हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, पानी से फैल रहा है। ठीक है, किस तरीके से बॉडी के अंदर जा गया चला गया वो, किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, किस तरीके से उसकी साइकिल्स वगैरह चलती हैं और डेवलप वो होता है बॉडी के अंदर, डिवीज़न होता है। और उसके होने से क्या क्या सिम्टम और कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है हम लोग उसको पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो पैथोलॉजी हमारा ब्रिज है एक तरीके का, किसका, बेसिक साइंस का और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का, जो हमें प्रोवाइड कराता है कि भाई डिजीज़ जो होती है वो किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको समझाने में ये हेल्प करती है पैथोलॉजी। और ये हेल्प करती है कि किस डिजीज़ को किस तरीके से पहचाना जाए, और दूसरा उसकी क्या थेरापेटिक यानी स्ट्रेटजीज अपनाई जाए जिससे उसको रोका जा सके। तो ये सब लोग किस में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। और ऐसे ही ये एक सब्जेक्ट है B Pharm सेकंड सेमेस्टर का, पैथोफिजियोलॉजी। उसमें भी हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, डिजीज़ की स्टडी करते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये जो तुम्हारा यानी कि जिस तरीके से जो अ, बीमारी है, मोड ऑफ एक्शन, जिस तरीके से वो फैल रही है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या डिजीज़ या ड्रग वगैरह हम जो ड्रग वगैरह हम लोग देंगे फ्यूचर के अंदर वो किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, हमारी पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में। तो ये हमारी एक बेसिक साइंस है जो हमें बताती है कि भाई किस तरीके से बीमारी फैल रही है, कौन कौन से मोड है, किस तरीके से वो डेवलप हो रही है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है और उसको पहचाने कैसे जा सकता है। ठीक है, तो इसके डिवीज़न कर लेते हैं हम लोग। इसके सब डिवीज़न है पैथोलॉजी के, किस में, पैथोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेवरल सब डिवीज़न
ईच विद स्पेसिफिक फोकस एंड टेक्निक्स। यानी कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसको कई डिवीज़न में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवीज़न में। लेकिन हर किसी का क्या है, एक स्पेसिफिक फोकस है और हर किसी सब डिवीज़न की क्या है, एक स्पेशल टेक्निक है। तो ये सब किस में आते हैं, तुम्हारे सब डिवीज़न ऑफ पैथोलॉजी में। तो सबसे पहले हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के अंदर कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, किया इसको सर्जिकल पैथोलॉजी में, साइटोपैथोलॉजी में, ऑटोप्सी में और हिस्टोपैथोलॉजी में। ये क्या हो गया तुम्हारे एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। तो पहला देख लेते हैं सर्जिकल पैथोलॉजी, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यू रिमूव ड्यूरिंग द सर्जरी टू डायग्नोज डिजीज एंड गाइड ट्रीटमेंट। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा किसी भी टिश्यू को किसी बॉडी के पार्ट से, लाइक लंग से, लीवर से या बोन से, टिश्यू को रिमूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको कट करने के बाद डायग्नोस करने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए कि भाई ये जो बीमारी है वो इसको हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस तरीके से हुई है, और उसके ट्रीटमेंट। तो हम लोग इसको किस में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसमें सर्जिकल पैथोलॉजी में। फिर दूसरा हमारा आता है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी क्या होती है, साइटोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। यानी कि ऊपर की बात अगर करें तो इसमें टिश्यू को देख रहे होते हैं हम लोग रिमूव कर कर, ठीक है, डायग्नोस कर रहे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं। लेकिन नीचे के अंदर साइटोपैथोलॉजी, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल्स। यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी किसी भी सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से उसको रिमूव कर रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं, यानी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स, यानी खाली सिंगल सेल की स्टडी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बीमारी को, जो भी बीमारी अगर हुई है उसको या होने वाली है। कॉमनली यूज इन पैप स्मेयर्स एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन। यानी कि जनरली हम लोग ये प्रोसेस कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं हमारा पैप स्मेयर जब हम लोग बनाते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे जब आएगा। एंड फाइन नीडल एस्पिरेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर बैक साइड से लंग्स के, जो लंग्स होते हैं हमारे, तो हमारी जो बोन्स होती है पीछे, उस बोन्स के द्वारा सिरिंज को डालकर हम लोग यहाँ से जो फ्लूइड भर जाता है, प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, उसमें से फ्लूइड को निकालते हैं और निकालने के बाद उस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या एस्पायरेट कर लेते हैं। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा साइटोपैथोलॉजी के अंदर कि भाई ये जो बीमारी हुई है, यानी ये भी जो भी लंग्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो किस सेल्स की वजह से भरा है, कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑटोप्सी पैथोलॉजी। ऑटोप्सी पैथोलॉजी क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी की यानी किसी पर्सन की जो है डेथ हो गई है मान लो, ठीक है, तो डेथ होने के बाद यानी कि उसके मरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं उसकी पूरी बॉडी की। यानी कोई पर्सन मर गया है, मरने के बाद हम लोग एक प्रोसीजर अपनाएंगे जिसको बोलते हैं ऑटोप्सी। मरने के बाद इसको पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। ऑटोप्सी का दूसरा नाम क्या है, पोस्ट मॉर्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम। तो ये जो प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम या फिर ऑटोप्सी, ये करते हैं कब, जब पर्सन की डेथ हो जाती है। उसके अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं, पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसके बारे में उसकी बॉडी की एग्जामिनेशन करते हैं और डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो कारण होते हैं वो डेथ के क्या रहे हैं, वो कोई नेचुरल डेथ है या सुसाइड है या मर्डर है, ठीक है। इन सबको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो मर गया है किसी वजह से, किसी बीमारी से, तो उसकी स्टडी करते हैं और उसका प्रोसेस देखते हैं, यानी स्टडी डिजीज प्रोसेस, ठीक है। चौथा है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यू आर्किटेक्चर्स एंड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप टू डायग्नोज डिजीज। यानी कि हर किसी प्रोसीजर हम लोग किसको देख रहे हैं, डिजीज को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस प्रोसीजर क्या है, अलग अलग है, सेल्स, टिश्यू और ये जो फंक्शन है ये क्या है, अलग अलग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द टिश्यू आर्किटेक्चर, यानी इस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लो जो इसकी अरेंजमेंट होती है हमारी टिश्यू की, उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी अरेंजमेंट ये डिफॉर्म हो गई है, चेंज हो गई है, फिर इरेगुलर हो गई है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग कैंसर का पता लगा लेते हैं। कि कैंसर जो होता है उस केस के अंदर क्या होता है कि जो टिश्यूज़ होती हैं उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जो बॉडी जो टिश्यू का स्ट्रक्चर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो समझ आया, पहला वाला सर्जिकल पैथोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू को रिमूव करेंगे बॉडी के किसी पार्ट से और डायग्नोस करेंगे भाई उस पार्ट्स के अंदर क्या दिक्कत हुई है, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। दूसरे में सेल्स को देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा लंग्स फ्लूइड हो गया, किसी भी टाइप का फ्लूइड भर गया, उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, मान लो कोई बैक्टीरियल सेल्स होती है, उसको देखते हैं कि भाई किस तरीके से इन्फेक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से फ्लूइड भरा हुआ लंग्स के अंदर।
जिस बीमारी को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं और जिसको फाइन नीडल की सहायता से हेल्प से बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको बोलते हैं थोरासिंथेसिस। क्या बोलते हैं? थोरासिंथेसिस। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। लंग्स की जो कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और निकालने के बाद चेकअप के लिए भेज देते हैं कि भाई फ्लूइड क्यों बना है। तीसरा होता है ऑटोप्सी पैथोलॉजी, यानी कि मरने के बाद, यानी जो बॉडी को जब मरता है पर्सन तो मरने के बाद जो उसकी बॉडी की एग्जामिनेशन करते हैं, उसको चेक करते हैं भाई पर्सन होता है वो किस वजह से मरा है, नेचुरल डेथ है या कोई बीमारी है। चौथा है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि हम लोग किसी टिश्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, देखते हैं अगर वो रेगुलर है, इरेगुलर है, किसी टाइप का डिफॉर्मेशन हुआ तो उस पर्सन को डिजीज हुई, और पहचानने की कोशिश करते हैं कि अगर रेगुलर हुआ है, इरेगुलर हुआ है, डिफॉर्म हुआ है उसका स्ट्रक्चर, या सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो वो किस बीमारी के अंदर आता है और उसको कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया तो उसमें भी हम लोग टिश्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप को ये समझ में आया होगा। सेकेंड आता है हमारा क्लासिफिकेशन क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या होती है? हिमेटोलॉजी का बेसिकली मतलब तुम समझो कि जो ब्लड्स या ब्लड से रिलेटेड जितनी डिजीज होती हैं उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड में कोई दिक्कत है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी ब्लड को जो बनाने वाले ऑर्गन है हमारे लाइक जैसे बोन मेरो हो गया। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। और ब्लड डिजीज़ यानी बीमारी होती है ब्लड के अंदर, उन सबको हम लोग किस में देखते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। और किस में आता है ये, हिमेटोलॉजी के अंदर। ये तो हो गया ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड को देखते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या आता है, हमारे आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं, प्लेटलेट आते हैं, प्लाज्मा आता है ना, सीरम हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको देखते हैं। और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को बनाते हैं हमारे ऑर्गन, उसको देखते हैं। अगर वो नहीं बना रहे तो उसकी स्टडी करते हैं हेमेटोलॉजी के अंदर। और ब्लड के अंदर किसी भी टाइप की बीमारी अगर होती है तो उसको भी हम लोग चेक करते हैं। मान लो और किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया हो, उसके हार्ट के अंदर प्लग वगैरह फॉर्मेशन हो गया, तो बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर क्या होगा, लिपिड्स या फैट ज़्यादा जमा हो गया, तो उसको हम लोग क्लिनिकल स्टडी के अंदर करते हैं। तो क्लिनिकल स्टडी मतलब क्लिनिकल पैथोलॉजी। दूसरा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किसी न किसी स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक है, किसको, ह्यूमन बींग्स को या किसी एनिमल्स वगैरह को। और इनके कॉज के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हमारा हो गया टीबी हो गया, टीबी को फैलाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, तो ये होता है इसके लिए बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया हो गया। इन्फ्लुएंजा के लिए, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा के लिए वायरस होता है। फंगल इन्फेक्शन होगा अपने रिंग वर्म वगैरह, रिंग वर्म हो जाती है, दांत खाद खुजली, तो उसमें फंगस लग जाती है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो कि तुम्हारा, तुमने सुना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेट के कीड़े सुने, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी हो जाती है एस्केरिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हो जाती है, इसके अलावा और भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारे पैरासाइट्स। टाइफाइड, टाइफाइड के केस में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या है, एक पैरासाइट्स है, तो ये ब्लड के अंदर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्टडी करते हैं भाई, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, और देखते हैं इनके इन्फेक्शन के बारे में। जैसे हमने पढ़ा टीबी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा में वायरस होता है, रिंगवॉर्म में फंजाई होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो उसमें एक हमारा पैरासाइट्स होता है एस्क्रीज लुम्ब्रिकॉइड्स, सॉरी, एंड पैरासाइट्स जो होता है प्लाज्मोडियम, जो टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री के बारे में आ जाते हैं। एनालिसिस ऑफ द बॉडली फ्लूइड्स, ब्लड और यूरिन, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं टू डायग्नोस डिजीज़ को पहचानने के लिए, हर किसी में किसी को पहचानने डिजीज़ को। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड रिलेटेड डिजीज़, इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम की और उससे होने वाले जो डिजीज़ होती हैं उनकी। फिर आता है मॉलिकुलर पैथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द डिजीज़ एट ए मॉलिकुलर लेवल, यानी कि स्टडी करते हैं किसी डिजीज़ की किस लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे, इंक्लूडिंग ए जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर आरएनए के अंदर चेंज होना, उसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस आना। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब आपने बीमारी पढ़ी होंगी 12th क्लास के अंदर। तो उसके अंदर जो मॉलिकुलर लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको मॉलिकुलर पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, मॉलिकुलर मार्कर्स वगैरह हो गए, जीन्स हो गए, जीन्स के एक्सप्रेशन हो गए, जीन्स किस तरीके से काम करते हैं, जीन्स किस तरीके काम नहीं कर रहे हैं, सप्रेसर जीन हो गए,
ठीक है, और एक्टिवेटर जीन्स हो गए, ये सारे जीन्स वगैरह होते हैं। तो इनकी स्टडी जब करते हैं मॉलिकुलर पैथोलॉजी के अंदर, टेक्निक लाइक पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, फ्लोरेसेंस, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन आर यूज, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं मॉलिकुलर पैथोलॉजी के अंदर। फिर आता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ द पैथोलॉजी प्रिंसिपल टू लीगल इश्यूज। फॉरेंसिक का मतलब यही होता है कि जितने भी लीगल इशू वगैरह होते हैं ऑफन इन्वॉल्विंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सडन अनएक्सपेक्टेड एंड वायलेंट डेथ, यानी किसी भी पर्सन की किसी तरीके से सडन डेथ हो गई है या अनएक्सपेक्टेड हो गई है, या जो कि पता नहीं था अचानक से हो गई, किसी मर्डर हो गया किसी वजह से, या वायलेंट डेथ हुई है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लीगल इशू को पहचानने के लिए हम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट वगैरह को या भी बुलाते हैं या टेक्नीशियन को बुलाते हैं। वो क्या करता है, वो पैथोलॉजी करता है, चेक करता है कि जो पर्सन हुई है उसकी डेथ किस वजह से हुई है, या फिर किसी ब्लड के सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, कलेक्शन वगैरह की जाती है, सब इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो इसकी जो क्लासिफिकेशन थी यहीं तक थी, मैंने यहीं तक लिखी है इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जितना टॉपिक अगर मैंने आपको समझाया उसको एक बार रिवाइज कीजिए, इसको जो 2x मोड में या फिर आपका 1.5x में या फिर 1 में या फिर 0.75 में भी आप देख सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कम कर लीजिएगा, और अगर ज़्यादा कम है तो ज़्यादा कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लेक्चर मिलते रहेंगे आपको इस चैनल के ऊपर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।